न्यूबॉर्न बेबी को नहलाने के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं। लोग उनको अलग-अलग तरह के मशवरे देते हैं कि बेबी को रोज़ाना नहलाया करो, इसको तेल लगाओ, पाउडर लगाओ और कोई कहता है कि बेबी को बिल्कुल भी मत नहलाओ। अब पेरेंट्स जो न्यू होते हैं वो कंफ्यूज़्ड हो जाते हैं और उन्हें नहीं पता लगता कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक बेबी केयर के हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। अगर आपको बेसिक बेबी केयर टिप्स जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग है, बॉटल फीड कैसे करनी होती है, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें भी, वो इस प्लेलिस्ट में मेंशन है तो आप लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है सिंपल रखिए, ड्राई रखिए और क्लीन रखिए जगह को। ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना और आपने बेबी को ज़्यादा रब नहीं करना क्योंकि इस एज में बेबी की इम्यूनिटी और स्किन दोनों ही इमेच्योर होती है। अगर मैं बात करूँ पहली चीज़ यानी बाथिंग के हवाले से, तो इसके अंदर अगर सर्दियाँ हैं, तो आपने बेबी को हफ्ते में 2 से 3 मर्तबा नहलाना है। अगर गर्मियाँ हैं, तो इस केस में आपने बेबी को अल्टरनेट डेज़ पे नहलाना है। अगर आपका बेबी अभी बॉर्न हुआ है और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड अभी तक यानी अवरनाल झड़ी नहीं है, तो ऐसे केस में आपने बेबी को सिर्फ़ गीले तौलिए से स्पंज बाथ देना है। आपने उसकी अवरनाल को गीला होने नहीं देना। जब तक वो झड़ नहीं जाती, आपने बच्चे को नहलाना नहीं होता। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये कि बच्चे को आपने जब नहलाना है, तो 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर नहला दीजिए। लाज़मी सी बात है जो कि मदर अभी न्यू है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो इस वजह से बड़े नहला रहे होते हैं छोटे बच्चों को। वो मदर जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, जिनका जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता और कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, उनके लिए ये वाली बात बता रही हूँ कि जितना कम टाइम क्यों कह रहे हैं? ताकि टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है बच्चे की बॉडी के साथ, एकदम से पानी लग रहा है, फिर वो बॉडी थोड़ी देर की ठंडी हो रही है, जब तक सोप लगता है, फिर दोबारा पानी डलता है। तो जो ये टेम्परेचर चेंज होता है, इसमें बच्चे बीमार जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इस वक़्त इमैच्योर है। वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं सेट हो सकता। इसलिए कम टाइम लगाएँ ताकि बच्चा जल्दी से रिकवर हो, टेम्परेचर चेंज जल्दी बर्दाश्त कर सके। इसके पीछे की बस इतनी सी साइंस है। अगर आप ये चीज़ मैनेज कर सकती हैं अकेले रहते हुए, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ ओवरनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के हवाले से, तो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली खुद ही झड़ जाती है। अब इसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और उससे कम टाइम भी। अगर आपको 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप डॉक्टर से राब्ता करें। अवरनाल डिफरेंट कलर्स की होती जाती है। जिस तरीके से वो शुरू में होती है, फिर वो डार्क कलर की होके कभी ग्रीन होती है, फिर एंड में ब्लैक होती है, फिर उसके बाद वो झड़ जाती है। तो उसके साथ बिल्कुल छेड़-छाड़ नहीं करनी होती। आपने उसे हाथ नहीं लगाना होता। आपने उसके अराउंड के एरिया को खुश्क रखना होता है। उसके अंदर किसी किस्म की हल्दी, घी, ऑयल, बैंडेज ये सब कुछ नहीं लगाना होता। ये सोच लेना कि शायद इससे जल्दी हील अप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपने देखा है कि वहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग लग रही है, उस एरिया पे हल्का-सा दबाने से बच्चे को दर्द महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वहाँ से खून आ रहा है या वहाँ ब्लीडिंग या वहाँ पस हो रहा है, तो ऐसी केस में आपने फ़ौरन डॉक्टर को बताना होता है। क्योंकि ये अम्फोलाइटिस भी करा सकता है जो कि एक ऐसी कंडीशन है, जहाँ बच्चे के अंदरूनी अज़ा में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो सकती है। अम्बिलिकल कॉर्ड का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, एटलीस्ट 10 दिन, 15 दिन तक। नहलाना भी नहीं होता बच्चे को, स्पंज बाथ देना होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कि आप जब बच्चे को डायपर पहनाएँ, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे तक रहे। तरीक़ाकार ये है कि आपने उसको फ़ोल्ड कर देना है डायपर को। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन केयर होती है। अब उसके ऊपर के जो कपड़े होते हैं, वो ऐसे पहनाने हैं कि वो डायरेक्टली उसको बिल्कुल पिचका नहीं दें, दब नहीं जाए अम्बिलिकल कॉर्ड। इस तरीके से अपने बेबी को कपड़े पहनाने होते हैं। अगर मैं बात करूँ डायपर केयर के हवाले से, तो यहाँ पे मुतअद्दिद मदर्स हैं जो कि कहती हैं कि रैश हो गए हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? बार-बार मैं तो ऑयल लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ। ठीक है, मैं 500 मर्तबा ये वाली बात कह चुकी हूँ कि आपने अपने न्यूबॉर्न को शुरू दिन से ही या तो उस जगह पर आप ऑयल लगाइए या आप वहाँ पे सूडो क्रीम लगाइए या इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली लगाइए। ये इसलिए नहीं लगानी होती कि रैश हो जाए तो अब लगाना मैं शुरू करती हूँ। आपने डे 1 से, आई रिपीट डे 1 से ये काम करना है। बच्चा जितना ही छोटा क्यों ना हो। उससे क्या होगा, एक बैरियर स्किन के आगे क्रिएट हो जाएगा। छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है, उन बच्चों में जो एनआईसीयू गुज़ार के आए हुए होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं,
अर्ली आपने प्रिवेंशन करनी है ताकि इस तरीके के मसले मसाइल में ना पड़ें, क्योंकि छोटे बच्चे के बहुत सारे दूसरे मसले होते हैं जो कि मदर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन होना, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा एक वाली बात बताई है कि जब भी स्टूल पास करे, आपने बिल्कुल आसरा नहीं करना होता, फ़ौरन डायपर चेंज करना होता है, भले 1 मिनट पहले आपने डायपर पहनाया हो। बच्चे ने यूरिन पास किया है, यानी सुसु किया है, डायपर्स में इंडिकेटर लाइन्स होती हैं, जो कि येलो कलर की होती है, जब वो डायपर भरने लगता है, तो वो ब्लू होने लग जाती है। आपको लग रहा है कि ये डायपर की लाइन आधी ब्लू हो चुकी है, तो तब आप चेंज कर सकते हैं। जो ये कहना होता है कि फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज करें, उसकी समझ किसी को आती नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एक मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास बहुत सारी अवाम हमारे पास मौजूद है, जो कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ करते हैं, अगर आप कलोट यूज़ करते हैं, तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो रैश कराएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप डायपर्स यूज़ करते हैं, तो बेसिक इस चीज़ का सेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूल की पीएच ही रैश करा रही है। फ्रीक्वेंट डायपर चेंज करने वाली पॉलिसी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। छोटे बच्चों के नाखूनों का क्या करें? ऐसा लगता है उँगली कट हो जाएगी। देखें, जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, उससे बेबी के नेल्स कट करवा लें, वरना नेल ट्रिमर्स आते हैं। वो नेल ट्रिमर ऐसा होता है कि जब आप नाखून काट रहे हो, तो जैसे ही बेबी का स्किन यानी गोश्त वाला पार्ट करीब आएगा, वो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, या तो वो ले लें, वरना सिज़र्स आती हैं। अगर आपको बिल्कुल अपने नाखून भी नहीं सही से काटने आते हैं, किसी और के भी नहीं, तो आप बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें, किसी और से कटवा लें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, बेबी जब सो रहा हो, तो उस टाइम नाखून काटें। 6 मंथ से छोटे बच्चों को आप ईज़िली नाखून उनके काट सकती हैं। जब 6 महीने से बच्चे बड़े हो जाते हैं, या उसके दरमियान में, या उसके थोड़ा ऊपर, डिपेंड करता है बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर, तो तब काटना मुश्किल हो जाता है, जब उनको अवेयरनेस आ जाती है कि कुछ हो रहा है। लिहाज़ा ये छोटी-छोटी केयर के टिप्स हैं। अच्छा, 3 महीने से छोटा बच्चा अपने मुँह को नोचता है, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। ये नहीं कि सिर्फ़ आपके बच्चे के साथ हो रही है। बच्चे जब उनको पता लगता है अपने हाथों के बारे में विदिन 3 मंथ्स, तो वो अपने 3 मंथ से छोटी एज का बच्चा भी, वो अपना मुँह स्क्रैचिंग करता है। तो इससे क्या होता है, मुँह पे निशान पड़ते हैं, और अगर वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाए, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लिहाज़ा छोटी-छोटी चीज़ों की केयर, स्किन चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक़्त नर्म होती है, बहुत इम्मैच्योर होती है, तो आपने स्किन का ख़्याल रखना है। तो लिहाज़ा नेल्स कटिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत मसला है पर्सनल लेवल पे, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। नीचे नंबर गिवन है, वीडियो कॉल पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ, किसी का कोई भी इश्यू हो तो। इसके अलावा अगर आपको बच्चे के डाइट प्लान से रिलेटेड कोई बात पता करनी है, जाननी है कि 6 महीने का बच्चा हो चुका है, क्या खिलाना है, कब शुरू करना है, स्टार्ट किस चीज़ से लेना है, कैसे खिलाने का तरीका होना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर रही हूँ, लाज़मी जाके देखिए।